नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों। जिंदगी की असली चाल को वही समझता है जो सफर के धूल को गुलाल समझता है। तो आप अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत करें, बार बार मेहनत करें, जिंदगी आपकी सफल होगी। तबीयत आज ठीक नहीं है, मौसम भी खराब है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये आज का अपना टॉपिक रहेगा। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। उससे पहले कुछ पार्ट बचा हुआ था, वो था आर्किमिडीज थ्योरी। पता है ना आपको? ये बचा हुआ पार्ट है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? आगे सब अच्छा, आर्किमिडीज सिद्धांत पढ़े उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए उत्प्लावन बल क्या है। उत्प्लावन बल क्या है? नहीं नहीं, वो नहीं है, ये गौरव वो नहीं है। समझना आप, ये पानी है। क्या है? पानी है। और आपके पास में कोई ठोस वस्तु है। ठोस वस्तु क्या है? ठोस वस्तु। ये कोई वस्तु है, ठोस वस्तु है। इस वस्तु को आप पानी में डुबा रहे हैं। कोई वस्तु, ठोस वस्तु, इसको पानी में आप डुबा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि इसके बाहर में कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बाहर में क्या आएगी? कमी। आती है कि नहीं आती? पानी के अंदर आप बाल्टी डुबोते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके बाहर में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ये कमी किसके द्वारा आती है? इसके ऊपर एक बल लगता है। इस वस्तु के ऊपर क्या लगता है? बल लगता है। और इसी बल को बोला जाता है उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल, जो कि आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है, जब किसी ठोस वस्तु को पानी की सतह में डुबाया जाता है तो उसके बाहर में कमी आएगी, और ये कमी उसके ऊपर लगने वाले बल के कारण आती है, और इसी बल को क्या बोला जाता है? उत्प्लावन बल कहा जाता है। समझे क्या? अरे भैया, ये ठोस वस्तु है, इसको आप पानी में डुबा रहे हैं तो उसके बाहर में कमी आएगी, और जब ये कमी आएगी तो उसके ऊपर एक बल लगता है। इसी बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। नहीं समझे? क्या है उत्प्लावन बल? उत्प्लावन बल क्या है? जब किसी ठोस वस्तु को, आप नोट कर लें, जब किसी ठोस वस्तु को पानी की सतह में डुबाया जाता है, पानी की सतह पर डुबाया जाता है, ये तो आपके दैनिक जीवन में आने वाली है। डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी आती है। सीधी सी बात है, उसके भार में कमी आती है। और ये कमी किसके कारण आती है? इस बल के कारण कमी आती है, जो उसके ऊपर लगने वाले बल के कारण होती है। जो उसके ऊपर लगने वाले बल के कारण आती है। ये उत्प्लावन बल है। जब किसी ठोस वस्तु को हम पानी में डुबाते हैं तो उसके बाहर में कमी आ जाती है, और ये कमी किसके कारण आती है? एक बल के कारण, जो वस्तु के ऊपर लगता है, और इसी बल को कहा जाता है उत्प्लावन बल। तो यहां से तीन स्थितियां बनेगी। अभी आपके सामने तीन पोजीशन आने वाली है, उसको आप बताएं क्या होगा। आर्किमिडीज सिद्धांत, यहां से कई बार सवाल बने। लैक्टोमीटर के सिद्धांत पर आधारित होता है, हाइड्रोमीटर के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये सारे आर्किमिडीज थ्योरी पर आधारित है। तरल पदार्थ, समझ गए?
बताना भाई। इसमें भी पानी है। ठीक है, इसमें 3 कैटेगरीज होगी। एक तो वस्तु पानी के नीचे तैरती है, नीचे डूब जाती है ना। एक ऐसी होगी जो पानी की सतह के नीचे तैरेगी, और एक ऐसी है जो आंशिक रूप से तैरती है, ऊपर भी और नीचे भी। आपने कई बार पानी में पत्थर को फेंका होगा और देखा होगा। 3 कैटेगरीज यहां आती है। मैं लिख देता हूं पहले। जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है, पानी में डुबाया जाता है, कोई भी वस्तु आप पानी में डुबा रहे हैं तो उसके भार में कमी आएगी। क्या आएगी? कमी। उसके भार में कमी आती है। जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के बराबर होती है। जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के बराबर होती है। इसका मतलब क्या, समझना। सवाल कैसे बनते हैं वो भी समझना। अभी कोई भी वस्तु है, उसको आप पानी में डुबो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर बल लगेगा। ये वस्तु है, इसको आपने पानी में डुबाया तो ऊपर बल लगेगा। ये बल तो कौन सा है? कौन सा है? उत्प्लावन बल। ठीक है, जब इस वस्तु को आप पानी में डुबोगे तो उसके भार में कमी होगी, और ये कमी इस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के बराबर होती है। यहां जितना भी पानी दूर होगा, ये वाला और इस वस्तु का भार बराबर होता है। नहीं समझे? जब किसी वस्तु को आप पानी में डुबा रहे हैं तो यहां इसको डुबाएंगे, यहां से पानी दूर होगा कि नहीं होगा? बताओ। पानी कुछ दूर होगा, तो इसका भार, ये देखो, भार में कमी आती है जो उसके वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के बराबर होती है। तो इस वस्तु का और इसका बराबर होने वाला है। तो यहां 3 पोजीशन लागू होती है। क्या? देखो, पहला, यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज्यादा है तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? वस्तु ज्यादा भारी है, उत्प्लावन बल कम है, तब क्या होगा? उत्प्लावन बल से ज्यादा है, क्या होगा बताओ? वस्तु का वजन ज्यादा है, उत्प्लावन बल का वजन कम है, वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज्यादा है, तो क्या होगा बताओ? वस्तु डूब जाएगी, पानी में डूब जाएगी। यही होगा। वस्तु का भार ज्यादा है, उत्प्लावन बल का भार कम है, तो क्या होगा? वस्तु पानी में डूब जाएगी। वस्तु का भार ज्यादा है, उत्प्लावन बल का मान कम है, तो पानी में ये डूब जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम है, उत्प्लावन बल से कम है, तो क्या हुआ बताओ? अब कम है, वस्तु हल्की है, उत्प्लावन बल ज्यादा है, तो क्या होगा? तैरेगी। कहां तैरेगी? यहां द्रव्य की सतह के नीचे। तो क्या होगा? वस्तु द्रव्य की सतह के नीचे तैरती है, तैरती है। आपने देखा होगा, ये अपने आपने दैनिक जीवन में इसका अनुभव किया होगा। बारिश के समय कई लोग करते हैं ऐसा। और तीसरी कैटेगरी यहां से ये बनेगी, यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर है। यस। अब बताओ क्या?
यानी W और W1 बराबर है। कहने का मतलब ये है W कोई वस्तु है और ये W1 उत्प्लावन बल है, तो ये दोनों बराबर है। बताओ क्या होगा? एक में ज्यादा था, एक में कम है। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें ये बराबर है, तो अब इसमें क्या होगा? जब दोनों का वजन बराबर है, वस्तु का और उत्प्लावन बल का, तो क्या होगा? तो वस्तु आंशिक रूप से तैरेगी। क्या? आंशिक रूप से, आंशिक रूप से तैरती है। आप जान गए क्या? आंशिक रूप से तैरती है मतलब समझे क्या? कभी आपको ऊपर नजर आएगी, कभी नीचे, बराबर आंशिक रूप से तैरती हुई नजर आती है। तो ये तीन कैटेगरीज यहां लागू होगी आर्किमिडीज के सिद्धांत में। आपको ध्यान में रखना है, यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज्यादा है, उत्प्लावन बल क्या होता है? जब किसी वस्तु को आप पानी में डुबोते हैं तो उसके भार में कमी आ जाती है। आप डुबो के चेक करना अभी पानी में ऐसे वस्तु को, आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें वजन है क्या। तो ऊपर जो बल लगता है वो होता है उत्प्लावन बल, ठीक है। और वस्तु जब डुबोते हैं तो उसके नीचे से जो पानी हटता है, इन दोनों का मान बराबर होता है। ये सिद्धांत क्या कहलाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। सीधा साक है, तरलता का सिद्धांत। आर्किमिडीज सिद्धांत को क्या कहते हैं? तरलता का सिद्धांत कहते हैं। तरलता का सिद्धांत, तरलता की थ्योरी है, तरलता का सिद्धांत कहलाता है। अब पानी तो तरल ही होता है और क्या, तरलता का सिद्धांत है। तो यहां तीन कैटेगरीज आपको सामने हैं, जरूर ध्यान में रख लेना। अब प्रश्न क्या बनेंगे यहां से एग्जाम में, वो देखो। एग्जाम की दृष्टि से क्या सवाल बनेंगे वो देखो। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर जान गए क्या? जल की शुद्धता मापने में काम आता है। यह सवाल एग्जाम में बनता है, ठीक है जी। अब हाइड्रोमीटर जल की शुद्धता माप रहा है, तो जल तो तरल ही हो गया। लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर क्या होता है? दूध की शुद्धता। कई लोग दूध में पानी मिलाते हैं ना, उसकी जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? लेक्टोमीटर का। तो इस लेक्टोमीटर को क्या करते हैं? उसमें डुबाते हैं पानी, दूध में, ठीक है। तो वहां से पता चलता है कि इसमें पानी है कि नहीं है। दूध में जो पानी मिलाते हैं उसका पता इसी से लगाते हैं, लेक्टोमीटर। समझ गए क्या? तो हाइड्रोमीटर हो गया, एक है लेक्टोमीटर। तो ये किस पर आधारित है जी? एक तो हाइड्रोमीटर हो गया और दूसरा क्या है? लेक्टोमीटर है। ये किस पर डिपेंड करता है? आर्किमिडीज सिद्धांत। किस पर है? आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। यही सवाल एग्जाम में बनता है। एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाए कि लेक्टोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो लेक्टोमीटर आर्किमिडीज थ्योरी पर आधारित है। प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। और इनका काम क्या है? जल की शुद्धता मापने के लिए हाइड्रोमीटर काम में लेते हैं, लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता के लिए। और एक सवाल और आता है, वो होता है आपके हाइग्रोमीटर। क्या होता है? हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। अरे एक तो हाइड्रोमीटर है ये देखना, और दूसरा है हाइग्रोमीटर। तो ये वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता मापने में उपयोगी है। वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता इसमें मापी जाती है। क्या? अपेक्षित आर्द्रता। अब ये सवाल कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, फिर गलतियां हो जाती है। एक तो चेक करना, एक तो लिखा हुआ है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, और एक में लिखा गया है हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर वो है जो जल की शुद्धता का मापन करता है, और हाइग्रोमीटर क्या है? वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता मापने में उपयोगी। ठीक है जी। अपेक्षित आर्द्रता का मात्रक आपसे पूछा जाए तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, कोई भी मात्रक नहीं होता। कर लोगे क्या यहां से? बताओ। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, दो चार जो सवाल बनेंगे एग्जाम में वो ध्यान कर लेना। एक तो तरलता का सिद्धांत है, लिक्विड से संबंधित यदि आपसे सवाल पूछा जाए तो तुरंत आपका आंसर होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। कर लोगे? और अभी ये चेक भी कर लेना,
किसी वस्तु को पानी में आप डुबो के चेक करना तो उसके बारे में आपको कमी नजर आएगी। जब आप ऊपर से बल लगा रहे हैं उसको बोल देते हैं उत्प्लवन बल, नीचे से पानी हट रहा है इसको बोल देते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। हो जाएगा। तो ये बचा हुआ पार्ट था अपना पीछे का। ठीक है, आज का टॉपिक अपना रहने वाला है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अब कोई ज्यादा बचा हुआ नहीं है आपके फिजिक्स में, जल्दी समाप्त होने वाली है फिजिक्स। उसके बाद में केमिस्ट्री के पोर्शन बचे हुए हैं जो आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है भैया, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इससे पहले आपने पढ़ा बल, दाब और घनत्व, पढ़ा था ना। वैसे ये कार्य, ऊर्जा और शक्ति। पहले तो मुझे बताओ ये किस प्रकार की राशियां हैं? ये तीनों अदिश राशियां हैं। मैं पूरी बात को लिख देता हूं, है ना। ये तीनों क्या है? अदिश राशियां हैं। और वैसे सदिश और अदिश राशियां मैंने पहले बता दी है। ये तीनों की तीनों किस प्रकार की राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। और अदिश राशि वो होती है जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। मैंने आपको पहले लिखाया था, आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में, ये लाइन आपको लिखाई हुई है, तो वहां से आप जरूर ध्यान में कर लेना। कार्य, ऊर्जा और शक्ति ये तीनों अदिश राशियां हैं। कार्य भी अदिश राशि है, ऊर्जा भी अदिश राशि है और शक्ति भी क्या है? अदिश राशि। ठीक है, तो चर्चा करते हैं कार्य की। सबसे पहले कार्य क्या होता है, और ध्यान दीजिएगा यहां से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछ लिया गया है और सवाल पूछा गया कार्य का फॉर्मूला क्या होता है। कार्य का सूत्र पूछा गया था, आसान सा सवाल आया था, कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य किसको कहते हैं? कार्य की वैज्ञानिक परिभाषा क्या है? कार्य का मतलब है बल तथा विस्थापन का गुणनफल। बल तथा विस्थापन की गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। ये इसकी परिभाषा। बल तथा विस्थापन के गुणनफल को क्या बोलेंगे? कार्य बोलेंगे। बल, विस्थापन, और इन दोनों का क्या होना चाहिए? गुणा। तो बल के लिए हम किसका यूज करते हैं? F का। विस्थापन के लिए किसका करते हैं? S का। और कार्य के लिए क्या करते हैं? W। ये परिभाषा बन गई। तो ये बन गया W बराबर F गुणा S, और यही एग्जाम में आया था। सवाल पूछा गया निम्न में से कार्य का, यस, कार्य का सूत्र पूछा गया था, तो ये रहा W बराबर F गुणा S। क्या है? W बराबर F गुणा S। ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये वर्क हो गया, तो कार्य बराबर बन गया W बराबर F गुणा S। हमेशा के लिए ध्यान में रखना, कार्य किसको कहते हैं? बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कर लोगे? और ध्यान देना ये आर्मी की एग्जाम में आया हुआ है। ये मैं लिख देता हूं, ये आर्मी की प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। ध्यान देना, ये ना आर्मी के पेपर में ये सवाल आया हुआ है। दूसरा, कार्य किस प्रकार की राशि है? तो कार्य अदिश राशि है। कार्य क्या है? अदिश राशि है। लेकिन बल किस प्रकार की राशि है? बल किस प्रकार की राशि है? सदिश। विस्थापन किस प्रकार की राशि है? सदिश। वेग और त्वरण, वो भी मैंने लिखाया विश्वत बल, याद है? विश्वत बल। तो बल और दूसरा क्या है? विस्थापन। ध्यान देना आप, ये दोनों क्या है? सदिश राशियां। किस प्रकार की राशियां हैं? सदिश। ये सदिश राशियां हैं।
कार्य अदिश राशि है लेकिन दो सदिश राशियों का गुणनफल है। देखो कार्य खुद क्या है, अदिश राशि, लेकिन ये तो दोनों सदिश है, तो दो सदिश राशियों का गुणनफल क्या है, कार्य। और सदिश राशियां है क्या, बल और विस्थापन, बल और विस्थापन। नेक्स्ट, कार्य का मात्रक। इस बार हो सकता है आपसे ये पूछ ले कार्य का मात्रक क्या होता है। बताओ भाई कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है क्या, जूल होगा। कार्य का मात्रक क्या है, जूल, बिल्कुल सही है। कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। लेकिन W बराबर क्या होता है, F गुणा S। याद हो गया, W बराबर क्या होता है, F गुणा S। अब ध्यान देना, यदि बल को न्यूटन में लिख दें, किसको, बल को, यदि बल को किस में लिख दिया जाए, न्यूटन में, इसको तो लिख दें न्यूटन में, तथा विस्थापन को किस में लिख दें, मीटर में। विस्थापन को किस में लिख दें, मीटर में, तब इसका मात्रक चेंज होगा। तब बताओ क्या होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि आप बल को तो लिख रहे हैं न्यूटन में, यानी इसकी जगह आ गया न्यूटन, एन आ गया, गुणा विस्थापन को किस में लिख रहे हैं, मीटर में, तो न्यूटन गुणा मीटर हो गया ये। तब कार्य का मात्रक क्या होगा, अब जूल नहीं होगा, अब कार्य का मात्रक क्या होगा, डाइन होगा। क्या होगा रे, डाइन। जूल तो इसका मात्रक है ही, कार्य का मात्रक जूल क्या है, जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है। लेकिन इसको यदि अलग रूप में लिखा जाए, यानी न्यूटन को तो लिख दें मीटर में, ठीक है, बल को, और विस्थापन को लिख दें मीटर में, तब क्या होगा, डाइन होगा। और यहां से एक सवाल बनता है, एक न्यूटन में डाइन की मात्रा कितनी होती है, ये सबको आता है। एक न्यूटन बराबर डाइन कितने होते हैं, इसको याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट बात है। एक न्यूटन में डाइन कितने होते हैं, 10 की घात 5। ठीक है जी। इसके अलावा और लिख सकते हैं इसको, W बराबर एफ एस था, W बराबर क्या था, F गुणा S। अब यदि इस F को किस में लिख देते हैं आप, डाइन में, किस में लिख देते हैं, डाइन में, और विस्थापन को किस में लिख देते हैं, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। यदि ये लिखा हुआ मिले तब भी कार्य का मात्रक चेंज होगा, तो कार्य का मात्रक क्या होगा, अर्ग होगा। क्या होगा, अर्ग। कार्य का मात्रक किसमें आ जाएगा, अर्ग में। 3 मात्रक बन गए। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और यदि इसको इस प्रकार लिखा जाए, बल को तो लिख दें न्यूटन, यानी न्यूटन गुणा मीटर लिखा हुआ मिले, तो कार्य का मात्रक बन जाएगा डाइन। क्या बन जाएगा, डाइन। और एक न्यूटन में डाइन कितने होते हैं जी, 10 की घात 5। और यदि बल को लिख दिए डाइन में, विस्थापन को लिख दें सेंटीमीटर में, तो भी कार्य का मात्रक चेंज हो जाएगा, और अब इसका मात्रक क्या होगा, अर्ग होगा। तो 3 मात्रक बन गए। और एक जूल में अर्ग की संख्या यदि आपसे पूछा जाए तो 10 की घात 7 होता है। और ये हाल ही में आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, आपको पता है। ये दोनों ही सवाल आए थे ना अभी, ये वाला भी पूछा था और ये वाला भी पूछा। जूल है ना, एक जूल में अर्ग कितने होते हैं, 10 की घात 7।
एक न्यूटन में डाइन कितने होते हैं? 10 की घात 5। दोनों ध्यान में रखना है। और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर Fs। और ये तो आर्मी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 3-4 प्रश्न बने जो आप ध्यान में रख सकते हैं। कर लोगे? अगला टॉपिक रहेगा ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा। तो कार्य में से ये सवाल बनने वाले हैं, आप सूत्र ध्यान में रखिएगा, इसके मात्रक ध्यान में रखना, बस यहीं से सवाल बन जाते हैं। दूसरा इसका पार्ट है वो है ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। लगाओ हेडिंग। क्या रहेगा नेक्स्ट पार्ट? ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा। आज मुंह में कुछ हाले हैं तो सही आवाज सही नहीं आ रही है शायद ना। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। बताओ ऊर्जा किसको बोलते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अब कितना आप काम करते हैं, उसमें आप कितनी ताकत लगाते हैं, आप में कितनी कैपेसिटी है, उसको हम ऊर्जा बोल देते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कई बार सीधा सा एग्जाम में ये सवाल पूछ लेते हैं परिभाषा के रूप में, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा। कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलेंगे? ऊर्जा बोलेंगे। वही बात, ऊर्जा का मात्रक बताओ। मात्रक क्या होता है? जूल। याद कर लेना इनको। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या है? इसका मतलब दोनों के सेम है। कार्य का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक भी क्या है? जूल है। कार्य किस प्रकार की राशि है? अदिश। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? अदिश। ठीक है जी, यही आएंगे सवाल, और क्या आएंगे? लेकिन अब जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रहेगा ऊर्जा रूपांतरण। क्या है? ऊर्जा रूपांतरण। ये वाला इंपॉर्टेंट है, आपके सामने यहां से सवाल कई बार आए हैं, आने वाले हैं। ऊर्जा रूपांतरण। सबसे पहले हम बात करेंगे डायनामो की। किसकी? डायनामो। बताओ डायनामो किस प्रकार की ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में बदलता है? आता है क्या? ये कई बार पेपर में आया हुआ सवाल है और ये इंपोर्टेंट भी है, इसको इंपोर्टेंट भी कर लेना आप, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ सवाल है ये। डायनामो किस प्रकार की ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में बदलता है? तो ध्यान में रखना, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत में। ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करता है? विद्युत में। इसको याद कर लेना आप, आपके सामने यहां से प्रश्न बनने की संभावना बढ़ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करें, ये तो डायनामो की होगी। दूसरा बताता विद्युत मोटर। अब बताओ ये आए तो क्या करोगे? विद्युत मोटर का ऊर्जा रूपांतरण क्या है? यानी विद्युत ऊर्जा, विद्युत जो मोटर होती है वो किस प्रकार की ऊर्जा को किस में बदलती है, ये बताना है आपको। तो इसका ऑपोजिट है, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है।
ठीक है। लेकिन विद्युत मोटर जो होती है वो विद्युत को किस में चेंज करती है? यांत्रिक में। विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करेगी? यांत्रिक में। इसको पढ़ लेना रे भाई, बता रहा हूं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं। इसका बताओ फिर। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? इसको कैसे याद करोगे? माइक्रोफोन। ईयरफोन होते हैं क्या? बताओ भाई, माइक्रोफोन। कैसे याद करोगे? फोन में जब फोन आता है तो क्या आती है? आवाज आती है ना। अरे फोन बजता है तो क्या आती है? आवाज। तो ऐसे याद कर लेना, आवाज को ही हम ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि। ठीक है। ध्वनि को किस में चेंज करेगा ये? विद्युत में। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? माइक्रोफोन। लाउड स्पीकर। इसका बताओ फिर। लाउड स्पीकर का बताना। क्या करोगे लाउड स्पीकर में? पेपर में सवाल पूछा गया, लाउड स्पीकर ऊर्जा को बदलता है, किस प्रकार की ऊर्जा को किस में बदलेगा? बताओ भाई गौरव। हैं? लाउड स्पीकर कब बजता है? जब उसको लाइट में लगाते हैं, है ना। अरे स्पीकर कब बजेगा? बजेगा कब? लाइट में लगाने पर। ऐसे ही बज जाता है क्या? है? लाउड स्पीकर किसमें? विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज करेगा? अब स्पीकर तो बजेगा ने, तो बजेगा तो ये ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा। सही बता रहे हैं आप, बिल्कुल। फिर इसका भी करो। सितार। सितार जानते हो क्या होता है? इसका करो आंसर, क्या होगा सितार? सितार। सितार तो मतलब बजाने वाला वाद्य यंत्र है ना, तो इसका मतलब ये बजेगा। और बजेगा तो कौन सी ऊर्जा को कौन सी में कन्वर्ट कर देगा? तो ये चेंज करेगा यांत्रिक को। यांत्रिक को किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज करेगा? ध्वनि ऊर्जा में। कर लोगे? सौर सेल देखा है क्या? हैं? सौर सेल। इसके अलावा आपकी मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती। मोमबत्ती किस प्रकार की ऊर्जा का कन्वर्ट करती है? बताओ। यस, मोमबत्ती में कुछ रसायन होता है, इसलिए रासायनिक ऊर्जा हो गई है। और रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा ये? प्रकाश या ऊष्मीय ऊर्जा में। किसमें? ऊष्मीय ऊर्जा। हाँ। अरे जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो प्रकाश ही तो उत्पन्न होता है, और क्या होता है? और क्या बताना है? बल्ला बताओ फिर। विद्युत बल्ब लिख लो यहां, विद्युत बल्ब। क्या? विद्युत बल्ब। बताओ इसका ऊर्जा रूपांतरण क्या है विद्युत बल्ब का? यस। तो ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है? प्रकाश ऊर्जा में। अब हो गया ये। कर लोगे? कोयले का दहन रासायनिक को उसमें ऊर्जा में बदलेगा। कर लोगे? एक बताओ, सौर सेल।
सौर सेल बताना। अरे सौर सेल, सौर सेल किसको, प्रकाश को किस में बदलता है? बताओ किस में बदलेगा ये? सेल है ना। और पूछा जाए सेल किसको, बताओ सेल। अब सेल में तो रसायन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, तो ये बदलेगा रासायनिक को किसमें? विद्युत में। रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा? विद्युत में। कर लोगे ना? अब इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं? एक तो ये ध्यान में रखना आप, डायनामो, ठीक है, विद्युत मोटर भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक सितार का ध्यान में रखिएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार एग्जाम में यहां से सवाल पूछे गए हैं। हाँ आएगा ना, बिल्कुल आएगा, आएगा क्यों नहीं। डायनेमो को तो कई बार पूछा भी गया, इसका तो कई बार आया एग्जाम में। अब आपके सिलेबस में ये टॉपिक है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, तो ऊर्जा में से सवाल लेंगे तो ये संभावना है कि यहां से सवाल ले। अब लिखो ऊर्जा के टाइप, ऊर्जा के प्रकार। अब यहां से भी प्रश्न आते हैं, 3 प्रकार की है मुख्य रूप से। एक तो है गतिज ऊर्जा, कौन सी? अब कल परसों आपके टेस्ट में भी आया था, याद है क्या? और दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, कौन सा रे? और तीसरी कौन सी है? यांत्रिक ऊर्जा। ये ऊर्जा के मुख्य रूप से 3 प्रकार है। कितने हैं? 3 है। और इसके उदाहरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में वही पूछे जाते हैं। और इसके तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्थितिज ऊर्जा। कल आपसे सवाल पूछा गया था, घड़ी की चाबी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? पूछा गया था ना? अरे पूछा गया था कि नहीं? तो सबसे पहले इसी को पढ़ते हैं। नंबर 1 डाल के लिखिएगा स्थितिज ऊर्जा। नाम से पता चल रहा है ना, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है। किसी वस्तु में, किसी वस्तु में निहित उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। संभावना यहां से ये रहती है कि इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं, वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसको याद करना, घड़ी की चाबी में जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा है। घड़ी की चाबी में हाँ, स्प्रिंग में सही है बिल्कुल। स्प्रिंग में भी स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? स्प्रिंग को आप 3 तरीके से बना सकते हैं। देखो, एक तो साधारण स्प्रिंग होती है, ये वाली है ना। दूसरी, इसको जब आप दबाओगे तो ये कंडीशन आ जाएगी इसकी। और तीसरा, इसको जब आप खींचोगे तो ये कंडीशन बनेगी, है कि नहीं। तो स्थितियां अलग अलग हो रही है, स्थितिज ऊर्जा है इसमें। समझ गए? और बताओ। बांध का पानी, ये सही है।
यस, खींचा हुआ धनुष, ये भी जब धनुष को आप ऐसे खींचते हैं ना, ऐसे, तो उसकी स्थिति बनती है, पोजीशन, वो बताएंगे, वो अलग है। तो आप ध्यान रखना, खींचा हुआ धनुष, कौन सा? खींचा हुआ धनुष, खींचा हुआ धनुष, इन सब में स्थितिज ऊर्जा होती है। गुलेल देखा है क्या? गुलेल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गुलेल जानते हो? हाँ वही है, हाँ वही, वो गुलेल होता है। तो इन सब में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, आप जरूर ध्यान में रखना। घड़ी की चाबी, स्प्रिंग, बांध का पानी, खींचा हुआ धनुष और गुलेल, सारे ये स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। ठीक है। दूसरा है गतिज ऊर्जा। अगला लिखो गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा तो ज्यादा सरल है। गतिज ऊर्जा तो ज्यादा सरल है ना। कैसे? किसी वस्तु में निहित उसकी गति के कारण, किसके कारण? गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको बोला जाता है गतिज ऊर्जा। और स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसका तो आप नाम से ही आंसर निकाल लोगे, ऐसे उड़ता हुआ पक्षी। अब पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है तो गति हो रही है ना उसमें, तो गतिज ऊर्जा है। बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी, जी, बहता हुआ पानी। अब इसमें भी कौन सी ऊर्जा है? गतिज। नाम से पकड़ लो और बताओ। दौड़ते हुए खिलाड़ी या धावक, बंदूक से निकली गोली। कर लोगे? अब नाम से पता चल रहा है तो क्यों नहीं कर सकते आप आराम से। गिरता हुआ फल, अरे गिरता हुआ फल, जब तक वो टहनी के लगा हुआ है ना तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। जैसे ही वो गिरेगा तो उसमें कौन सी है? गतिज ऊर्जा है। ठीक है, तो ये भी लिख लो आप, गिरता हुआ फल, गिरता हुआ फल। अब जो हो गया सारे हैं, आप समझ आए ना आप गतिज ऊर्जा किसमें होगी। लेकिन स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण आपके इंपोर्टेंट है, वहां से सवाल बनता है एग्जाम में। अभी चल रहा है तो गतिज ही है, और कौन सी है? और तीसरा टाइप है यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी है? यांत्रिक। अब इसका कौन बताएगा? यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है गतिज ऊर्जा और प्लस है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का योग क्या कहलाएगा? यांत्रिक ऊर्जा। जैसे आपके सामने देखो, एक उदाहरण देता हूं मैं। ये है हथौड़ा, ये क्या है? ये है हथौड़ा। ठीक है, और ये है दीवार, और ये है एक लोहे की कील।
अब इस हथौड़े को आप उठा के ऐसे कर रहे हैं तो ये इसकी स्थिति है, ठीक है। जब तक हाथ में हथौड़ा ऐसे स्थिति है ना, तो ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण हुआ। जब आप इसको ऐसे ठोकेंगे, इस कील पर ठोकेंगे तो ये गति करेगा, तो इसका मतलब इसमें गतिज ऊर्जा है। और जैसे ही ठोकेंगे तो ये कील इस दीवार में चली जाएगी, तो इसका मतलब ये यांत्रिक ऊर्जा है। आप समझ गए? दोनों हुआ कि नहीं? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और ये रही यांत्रिक ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का योग क्या कहलाएगा? यांत्रिक। तो यही उदाहरण आप नोट कर लें, दीवार में कील को ठोकना, दीवार में हथौड़े से कील ठोकना, हो गया? समझ में आ गया ना? ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्थितिज ऊर्जा, आप पढ़िएगा, वहां से उदाहरण एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो आज के ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आएगा एग्जाम में, कार्य, ऊर्जा और शक्ति में से। और इसका अंतिम पार्ट बच गया शक्ति, छोटा सा पार्ट है शक्ति। तीसरा भाग इसका है, वो है शक्ति। पहला आपने जाना कार्य, उसके बाद में जाना ऊर्जा। ऊर्जा के दो टाइप और लिखना, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूला याद करना ना। है रे? बिल्कुल है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ध्यान में रखना, एनर्जी ऑफ काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ mv स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ये इसका फॉर्मूला होता है। और स्थितिज ऊर्जा का पूछा जाए, स्थितिज ऊर्जा यदि आपसे पूछा जाए तो एनर्जी ऑफ पोटेंशियल इक्वल mgh, या फिर दोनों ध्यान में रख सकते हैं आप। कर लोगे? ये इसके सूत्र है जो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं ना, सीधा साख। गतिज ऊर्जा का पूछा जाए तो ये फॉर्मूला काम में आता है, और स्थितिज ऊर्जा को इस प्रकार। अब है शक्ति। अब क्या है? शक्ति, पावर। शक्ति, शक्ति किसको कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा, लेकिन कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहलाता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं जी? शक्ति। शक्ति का मात्रक बताना। शक्ति का मात्रक क्या होता है? अब कई क्या करेंगे? वोल्ट कर देंगे। वोल्ट नहीं है, ये वाट है। हाँ, ये वाट है, वाट। अरे डब्लू है ये, ठीक है। और शक्ति को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो P बराबर W बटे T, ये इसका फॉर्मूला होता है। सारी बातें आ गई। शक्ति किसको कहेंगे? कार्य करने की दर। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? एक अश्व शक्ति कितना होता है? यस, एक अश्व शक्ति का मान आपसे पूछा जा सकता है। एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर, HP जिसको कहते हैं, और ये होता है 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट। एक अश्व शक्ति का मान ध्यान में रखना है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ये भी कई बार पूछा हुआ सवाल है, अश्व शक्ति का मान कितना होता है? तो 746 वाट करना है। कर लोगे? कर दोगे क्या? बताओ फिर। घरों की जो लाइट होती है ना, यानी विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है?
इसका बताना। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, घर में जो मीटर लगे रहते हैं उसको किस में मापा जाता है? किलोवाट घंटा में। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो होगा वो होगा आपके किलोवाट घंटा। क्या होगा रे? KWH, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। और एक KWH का मान कितना होता है? एक KWH में जूल कितने होते हैं? एक KWH बराबर, ध्यान में रखिएगा, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। क्या होते हैं? ये वाले। तो आज बहुत सारे सवाल हो गए। अर्ग आ गया, डाइन आ गया, सारे आ गए, जूल आ गया, कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, शक्ति क्या होती है, ये सब आपको पता चला। ठीक है, अब लेंगे एक सवाल। ठीक है, एक सवाल लेंगे, फिर करते हैं क्लास को समाप्त। एक सवाल लेते हैं, आंसर करना। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? देखता हूं किसका सही आंसर आएगा। नहीं है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कार्य और सामने इसके मात्रक लिखे हुए। ठीक है, ध्यान ध्यान देना। देखते हैं किसका सही जवाब आएगा। बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। नहीं है। क्या राकेश, क्या आंसर होगा इसका? इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? कार्य का मात्रक क्या होता है? सही है क्या? सही है, सही है जी। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ये भी तो सही दिख रहा है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज, ये भी तो सही दिख रहा है। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? यस, यहां वोल्ट नहीं होकर क्या होना चाहिए था? वॉट। वोल्ट किसका है? विभवांतर। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, जबकि शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो ये गलत था। तो इस प्रश्न का आंसर भी क्या होगा? ठीक है भैया, तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।